आज स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स। ऑफिशियली द जेनेटिक्स बिगिंस नाउ। अब जेनेटिक्स मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे लिए चैप्टर एग्जिस्ट नहीं करता है जेनेटिक्स में। सबसे पहली बात, हम बायो का क्लास 12 का चैप्टर 5 या चैप्टर 6 मिला के पढ़ाएंगे। इन जनरल होलिस्टिक जेनेटिक्स कवर हो जाएगी तुम्हारी इन सब जरिए से, ठीक है। एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव, जीरो से लेके हीरो तक तुम इन चैप्टर्स को देखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है, जेनेटिक्स को तुम क्या बोल सकते हो, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें आप क्या पढ़ते हो, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना, ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स क्या है, वही स्टेटमेंट को आप क्या बोल सकते हो, जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। पर क्या इसमें जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा? कहने का मतलब, क्या तुम अपने माँ बाप की आइडेंटिकल कॉपी हो, या फिर अगर तुम दो भाई बहन हो तो वो मैचिंग हो, डिट्टो सेम हो, कि कुछ बदलाव होगा? बदलाव दिखेगा। यानी जेनेटिक्स ऑल्सो अकाउंट्स बदलाव या वेरिएशंस। कुछ बदलाव भी आ जाते हैं जब आप चीज़ें इनहेरिट कर रहे हो, डजंट मैटर किनसे। तुम ऐसे समझो, तुम अपने माँ बाप से तो आए हो, बट तुम अपने और अपने भाई या बहन को इमेजिन करो, जन्म देने वाला सेम कपल, पर जो दो बच्चे आए हैं वो सोच विचार, लुक्स, बॉडी टाइप सब में अलग अलग है। तो आप क्या बोल सकते हो, जब ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, डजंट मीन वो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। डजंट मीन, वो कुछ बदलाव भी हो सकता है, जीन बदल के भी म्यूटेट हो सकते हैं, जीन में बदलाव हो सकता है, डीएनए में बदलाव हो सकता है। तो कई बार जो बच्चा है वो दोनों माँ बाप से भी हो सकता है रिजेंबल ना करता हो, अलग ही शक्ल और सूरत का आया। तो जब एक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाते हैं, बदलाव होना भी नेचुरल है और उसको भी हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है, वेरिएशन की भी पढ़ाई है, बदलाव की भी पढ़ाई है, ठीक है। अब सबसे पहले वर्ड क्या आया, अगर जेनेटिक्स है तो भैया जेनेटिक्स मटेरियल की बात ना करें तो फिर कैसी बात? What is genetic material? Anyone? किसी को भी? RNA और DNA, mRNA, ठीक है। यानी जब तुम बोलते हो जेनेटिक्स मटेरियल तो मन में ये कॉन्सेप्ट बचते हैं, जैसे DNA, जैसे RNA या फिर जीन्स। जब भी तुम इमेजिन करते हो वो क्या चीज़ है जो तुम्हारे माता पिता से तुम में आ रही है या तुमसे तुम्हारे बच्चों में जाओगी, क्या गया? अगर तुम बोल रहे हो हम अपने माता पिता को भी रिजेंबल करते हैं, उनसे हटकर भी होते हैं, तो तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है तुम्हारे माता पिता से? वो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा एक कंपाउंड है जो ज़्यादातर इंसानों की सेल में पाया जाता है, जिसका काम क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चले जाना। एनी बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल कैन बी सेड एज जेनेटिक मटेरियल, जो क्या होता हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता हो। सेकेंड बात, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तो जाता है, दूसरी बात क्या होता हो, थोड़ा बदलाव भी हो जाने की क्षमता रखता है। वो चाहता है कि थोड़ा बहुत म्यूटेशन, थोड़ा बहुत बदलाव वो हैंडल कर सके, उसको भी आप क्या बोलोगे, वो जेनेटिक मटेरियल। तो उस सारे बायोमोलिक्यूल को तुम जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाए, जो थोड़ा बहुत बदलाव हैंडल कर सके, या तुम क्या बोल सकते हो, जो थोड़ा स्टेबल भी हो। नेचर नहीं चाहती है कि वो 1000 में से 90, वो मान लो ऐसे, जो आपका नेचर है वो चाहती है बदलाव हो भी पर स्टेबिलिटी भी रहे।
जैसे स्टेबिलिटी क्या, कैंसर के कितने चांसेस होते हैं? अगर आप बोलते हो किसी इंसान को कैंसर हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि किसी को कितना कैंसर हो सकता है? 100 में तुम बोलोगे 10 को हुआ, 90% लोगों को तो नहीं हुआ ना। यानी वो स्टेबल भी उतना था, बदलाव भी झेल गया, बट वो थोड़ा स्टेबल भी था कि ऐसा ना हो कोई भी बीमारी आ रही तो आए लो सबको हो जा रही है, ऐसा भी नहीं होगा। स्टेबिलिटी से हो रही है, गिने चुने नंबर में हो रही है। तो जेनेटिक मटेरियल को नेचर वाइज स्टेबल भी होना चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल किसको बोलोगे? वो कोई भी बायोमोलिक्यूल को तुम जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हो जिसका काम क्या हो, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता हो, वो बहुत म्यूटेशन, ठीक म्यूटेशन एडजस्ट कर लेता हो और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाता हो। यानी इंसान का बच्चा ऑलवेज डिलीवरिंग अ इंसान। ऐसा नहीं चाहिए हमको स्टेबिलिटी इतनी अनस्टेबल हो, मतलब वो होता है ना, तुम कहो मैम आपने कहा म्यूटेशन हो सकता है, तो आ जाए भाई, इंसान के बच्चे को सांप डिलीवर करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, कर दे डिलीवर। बट इतना म्यूटेशन भी नेचर को बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? इधर नो बातें प्लीज। जेनेटिक मटेरियल में क्या बोल सकते हो? म्यूटेशन भी करो पर स्टेबिलिटी भी इंश्योर कराओ। उन सबको आप क्या बोल सकते हो? जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल है, तुमने बोल दिया इतना सीरियस है, अगर गलती से छेड़ दिया तो 10 बीमारियां हो जाएंगी। तुमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, बिल्कुल म्यूटेशन नहीं हुआ, तो अच्छी चीजें डेवलप होकर कैसे आएंगी? यानी अ म्यूटेशन कैन बी बोथ। एक म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक म्यूटेशन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तुम बोल रहे हो कि भैया हमें म्यूटेशन चाहिए ही नहीं, यानी तुम्हें नेगेटिव म्यूटेशन नहीं चाहिए, बट पॉजिटिव तो चाहिए ना। जैसे पॉजिटिव क्या? अगर इस समय की गर्मी का टॉलरेंस तुम में बिल्ड नहीं हुआ तो तुम क्या कर दिए जाओगे? स्वाइप आउट। तो ये कैसा म्यूटेशन होगा? ये म्यूटेशन कैसा होगा? पॉजिटिव है। तो अगर म्यूटेशन दोनों तरह के हो सकते हैं तो जेनेटिक मटेरियल की लोकेशन बहुत अच्छी और प्रोटेक्टिव होनी चाहिए। इसलिए अक्सर तुम्हें जेनेटिक मटेरियल कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर, वो भी वेल डिफाइंड और वेल पैक्ड तरीके से। मतलब जेनेटिक मटेरियल को खुला नहीं छोड़ते हैं, बहुत अच्छे से टाइटली पैक करके उसे चुपचाप सावधानी से एक न्यूक्लियस के अंदर रखा जाता है ताकि उसमें मैसिव और बेकार बदलाव ना हो जाए और वो संजो के रखा जा सके। दैट इज व्हाट जेनेटिक मटेरियल इज। ठीक है, तो अब ना इस चैप्टर में तुम ये देखने वाले हो कैसे क्लैश होता है डीएनए और आरएनए में से कौन जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले बचपन से क्या पढ़ के आए हो? व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सबको यही पढ़ता है कि कोई कुछ और भी पढ़ता है? यही है ना। तो अगर इसको देखने जाओगे तो ये पेंटोज शुगर होती है। दिस इज योर पेंटोज शुगर। 5 कार्बन वाली शुगर होती है, 1 2 3 4 और ए से लगा दो 5। वहीं अगर तुम आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? आरएनए का फुल फॉर्म कौन बता रहा है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो उसके पास कौन सी शुगर है? राइबोस है ना। उसको भी देखने जाओगे तो तुम्हें अभी भी वो कैसी नजर आएगी? पेंटोस नजर आएगी। डिफरेंस कहाँ आता है? जो डीएनए का मान लो 3rd कार्बन है, वहां पर एक OH ग्रुप और एक H ग्रुप देखते हो, बट जो आरएनए का है वहां मान लो इधर भी 2nd कार्बन पे भी OH है और 3rd कार्बन पे भी OH है, जिस वजह से कैसा हो जाता है? रिएक्टिव हो जाता है। यानी जब तुम डीएनए वर्सेस आरएनए प्रूफ करने चाहोगे, क्योंकि किसी ने बोला क्लास में कि मैम आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वेरी राइट। बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे वायरस हैं जहाँ पर आरएनए मटेरियल है, जैसे स्पेशली द वायरसेस, वहाँ पे आरएनए के पास क्षमता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने की। बट क्यों इंसानों में डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, या क्यों मेजॉरिटी जगह डीएनए जीत जाता है? उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। अगर एक OH ग्रुप है यानी रिएक्टिविटी कम है इसकी, यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर इसके पास 2 OH है, तो हर कोई केमिस्ट्री क्लास में पढ़ता है, ज़्यादा OH का मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा, तो ये उतना ही कम स्टेबल है। अगर तुमको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए कि स्टेबिलिटी कम चाहिए? क्या चाहिए? स्टेबिलिटी ज़्यादा, कहीं ऐसे मैसिव बदलाव ना आ जाए।
इसीलिए व्हेन इट कम्स टू डीएनए वर्सेस आरएनए विच इज मोर गुड मटेरियल, डीएनए। व्हाई? एक तो पहली बात इसके ये OH की वजह से, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, अगर दिस इज योर आरएनए और दिस इज योर डीएनए, अगर जेनेटिक मटेरियल पढ़ रहे हो तो पहला क्लैश पॉइंट तो यही है, डीएनए और आरएनए में से कौन है असली जेनेटिक मटेरियल? तो इट्स डीएनए। व्हाई? पहला तो तुमने स्टेबिलिटी वाला सुन लिया। दूसरी बात हमने क्या देखा, अगर हम डीएनए को गर्म करते हैं या हीट देने की कोशिश करते हैं तो डीएनए जल्दी टूटता नहीं है। अगर वो उसके दोनों धागे एक दूसरे से सेपरेट भी हो जाते हैं तो जैसे टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल पे ले जाते हो धागा वापस से बंध जाता है, यानी उसके पास थर्मोस्टेबिलिटी ज़्यादा है। ज़्यादा टेम्परेचर भी डीएनए बरकरार रखता है अपना स्टेट, पर आरएनए बरकरार नहीं रख पाता है। आरएनए थर्मोस्टेबल, गर्मी के प्रति स्टेबल कम है, एंड डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेरेबल टू योर आरएनए। ठीक है, ऐसा वाला बात कर सकते हो। इसीलिए व्हेन इट कम्स टू क्लैश पॉइंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए व्हिच इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ठीक है, ये दो वजह थी जिस वजह से आप क्या बोल सकते हो, डीएनए और आरएनए में से कौन जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। ठीक है, अब मेरे बचपन से ये किसने सुना, हेरिडिटरी यूनिट, बचपन से पढ़ रहे हो, जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट फाउंड ऑन द डीएनए। तो जीन्स भाई साहब है क्या, अगर तुम्हारा डीएनए ऐसे दिखता है, नेवर कट योर डीएनए स्ट्रैंड, दो धागे काटोगे नहीं कभी, रैप हैं एक दूसरे पर, काटे। अब अगर ये डीएनए, तो बचपन से क्या पढ़ते आए हो, एक डीएनए क्या क्या होता है, पहली बात तो उसके पास शुगर होती है, कौन सी, डीऑक्सी राइबोस शुगर। कैसी थी, अभी पहले देख कर आए ना, 5 कार्बन वाली शुगर थी। विच टाइप ऑफ कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर। साथ ही साथ इसके पास फॉस्फेट का ग्रुप भी है, यानी फॉस्फेट भी तुम्हारे डीएनए में अटैच होता है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन के बने हुए बेस पेयर होते हैं। कौन कौन से बेस पेयर, क्या क्या था नाम, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थाइमीन। अगर आरएनए चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, यूरासिल। जो यूरासिल है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, थाइमीन। यानी द आरएनए, अगर आरएनए कंसिडर कर रहे हो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, तो आपका टी किससे रिप्लेस हो जाता है, यू से। अगर ये डीएनए, और अगर हम इसमें ड्रॉ करें ना, ए जी सी टी ए जी जी, मान लो, लेट मी ड्रॉ, ऐसे मैंने सारे बेस पेयर लिख दिए, तो पूरा डीएनए है। ये जीन्स कहाँ है, वेयर इज जीन्स? अगर जीन्स डीएनए के अंदर आते हैं तो जीन्स है कहाँ, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर उसमें सेक्शन। तो अगर हम बोले ए से जी, सिर्फ इतना जीन है, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस, ये तुम ऐसे पॉइंट आउट करके नहीं बता सकते हो। तुम ऐसे समझो, अगर मेरा ये पूरा डीएनए, तो लेट्स इमेजिन इतना जीन है, आगे गया 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 गया, यहाँ पे जीन है। तभी बचपन में वर्ड आता था लोकस या लोकाए ना, जीन इज लाइक अ पॉइंट ऑन द डीएनए। एक्चुअली इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज व्हाट, अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए। डीएनए, अगर पूरा तुम डीएनए ड्रॉ कर लो, पूरा इतना लंबा डीएनए, पूरे डीएनए में छोटे छोटे हिस्से जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन बनाते हो, उसको क्या बोलने वाले हो, जीन्स। सो वेरी गुड डेफिनेशन टू राइट इन योर एग्जामिनेशन इज व्हाट, एक्टिव सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट एनकोड, यानी प्रोटीन बनाता है, that encodes for amino acids, या फिर you want to write protein, then too it's a good thing to write, but ये definition होनी चाहिए a 12th grader and for all of your examinations। यही definition एक जीन की असली definition है, active segment,
पूरा डीएनए कंसिडर नहीं किया, उसने कुछ हिस्से कंसिडर किए जो कुछ बनाने की क्षमता रखता है, उसको क्या कहते हो? जीन्स कहते हो। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तभी ना कहावत है कि जो एक इंसान का है डीएनए, हम सब अगर बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम सब का डीएनए एक दूसरे से कितना सेम है? 99.9% हम सब सेम है। क्यों सेम हो भाई? वहाँ तो डीएनए अलग अलग होना चाहिए। कैरेक्टर्स और क्वालिटी, यानी आउट ऑफ दैट 99% ऑफ योर डीएनए, कितना डीएनए डिसाइड करता है क्या बनोगे तुम? वो 0.1%। सिर्फ वो 0.1% डीएनए का हिस्सा है जो कुछ काम का है तुम्हारे लिए, और वो 0.1 में भी कौन आता है? जीन्स। बाकी सबको क्या कहलाओगे? जंक डीएनए।